We are study BSc part first, paper first, unit second. हम पेपर फर्स्ट एनिमल डाइवर्सिटी प्रोटोजोआ टू एनिलिडा की यूनिट सेकंड में स्टडी कर रहे थे। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ पैरामीशियम, स्टडी ऑफ लोकोमोशन, ऑस्मोरेगुलेशन, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। इसलिए आज हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में जनन। तो देखिए, सामान्यतः जनन की दो विधियां हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में सबसे पहले हम देखेंगे अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विभिन्न विधियां हैं जिनके नाम हैं द्विखंडन, बाइनरी फिशन, मुकुलन प्लेज्मेटोमी, तीसरी है मुकुलन बडिंग, चौथी बहुखंडन मल्टीपल फिशन। इस प्रकार ये चार मुख्य विधियां हैं जो कि प्रोटोजोआ में पाई जाती है अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन की चार मुख्य विधियां जो प्रोटोजोआ में पाई जाती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं द्विखंडन, बाइनरी फिशन। प्रोटोजोआ में ये सबसे सरल प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें एक जनन प्राणी के शरीर का लगभग दो समान भाग या संतति प्राणियों में विभाजन हो जाता है। आपको समझने की आवश्यकता है, द्वि यानी दो, खंडन यानी खंडों में। मतलब कोई भी प्राणी जो दो समान भाग में बंटकर अलग अलग जीवन व्यापन करने लग जाए, अर्थात दो अलग अलग संतति प्राणियों में विभाजित हो जाए, तो ये द्विखंडन बाइनरी फिशन कहलाता है। ये विभाजन खंडन मात्र नहीं है, जैसे हम मानते हैं कि किसी को तोड़ के दो टुकड़ों में बांट लिया, बल्कि ये प्रक्रिया माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन की विषम प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। समसूत्री विभाजन की विषम प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होती। इतना ही खूब है लिखने के लिए, तुम है ना। समसूत्रण या माइटोसिस में फिर ज़्यादा विस्तृत पढ़ो तो ये है, बाकी आंसर के हिसाब से जो मैंने बता दिया इतना खूब है। समसूत्रण या माइटोसिस केंद्रकीय विभाजन अर्थात कैरियोकाइनेसिस। केंद्रकीय विभाजन को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। समसूत्रण या माइटोसिस में केंद्रकीय विभाजन अर्थात कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। विभाजन का तल विभिन्न प्रोटोजोआ में अलग अलग होता है। विभाजन का तल मतलब विभाजन किधर से होता है ना। पैरामीशियम में ये अनुप्रस्थ होता है, युग्लिना में ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, सीरेसियम में ये ओब्लिक तिर्यक हो सकता है। ठीक है, एक अमीबा में किसी भी दिशा में हो सकता है। द्विखंडन के फलस्वरूप बनने वाले संतति कोशिकाओं में जनक प्राणी के प्राय सभी अंगक विद्यमान होते। द्विखंडन के बाद जो संतति कोशिका बनती है बाइनरी फिशन के बाद, उसमें एक जनक प्राणी यानी जिससे वह खंड बनाए उसके सभी अंग विद्यमान होते हैं। विभाजन के समय कुछ अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का भी विभाजन होता है, जबकि अन्य अंगक जैसे मुख्य उपकरण, कशाप और संकुचनशील
रिक्तिकाओं का किसी एक संतति में नए सिरे से विभाजन होता है। तो ये था अपना बाइनरी फिशन। एक बार मैं शॉर्ट में तुम्हें बता दूं, बाइनरी फिशन एक अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसके अंतर्गत जनक प्राणी समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा दो समान खंडों में या संतति या पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होता है और दोनों खंड अलग अलग जीवन व्यापन करते हैं। इन खंडों में जनक प्राणी के सभी अंग विद्यमान होते हैं। समसूत्री विभाजन की इस प्रक्रिया में पहले केंद्र के विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। ठीक है। और विभाजन के तलक प्राणियों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। अब सेकंड था अपना प्लेज्मोटोमी। प्लेज्मोटोमी नाम से स्पष्ट है, प्लेज्मा यानी कोशिका द्रव्य। ये एक विशिष्ट प्रकार का द्विखंडन है जिसमें कोई बहुकेंद्र के प्रोटोजोआ दो अथवा अधिक आकार में छोटे बहुकेंद्र की संतति प्राणियों में विभाजित होता है। कोई भी प्रोटोजोआ जिसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, यानी बहुकेंद्र के होता है, उसमें दो या अधिक आकार के छोटे छोटे जो संतति प्राणी बनेंगे वह भी बहुकेंद्र के होंगे, उसमें विभाजित होता है। प्लेज्मोटोमी द्वारा विभाजन माइसेटोजोआ, प्रगुई मिक्सोस्पोरिडा, ओपेलाइना इत्यादि में होता है। ओपेलाइना सामान्य शब्द है, आराम से याद रखिएगा। प्लेज्माटोमी का उदाहरण कौन सा है? ओपेलाइना, है ना। यही क्वेश्चन बनता है यहाँ से, प्लेज्माटोमी का उदाहरण ओपेलाइना। थर्ड है मुकुलन, बडिंग। मुकुलन का मतलब है गांठ, गांठ बनना, कहीं से गांठ विकसित होना। अपने सरलतम रूप में मुकुलन के अंतर्गत अनियमित खंडन द्वारा जनक के शरीर से एक मुकुलन के रूप में छोटा संतति प्राणी बन जाता है। अलग होने के पश्चात ये वृद्धि कर पूर्ण वयस्क बन जाता है। साधारण मुकुलन मोनोटोमिक बडिंग के अंतर्गत जनक द्वारा एक समय में केवल एक मुकुल बनता है, जैसे वोटिशेला में, जबकि बहुमुकुलन में अनेक मुकुल एक साथ बनते हैं, जैसे सक्टोरिया में। ठीक है ना। तो मुकुलन भी बहुत छोटा सा अर्थ है। कोई भी प्राणी है उसके सामान्यतः एक गांठ या अधिक गांठ निकलेगी, धीरे धीरे वह गांठ बड़ी होगी, मुकुल जिसको मुकुल भी कहते हैं, बड़ कलिका, धीरे धीरे वह बड़ी होगी। फिर अंत में उसके परिपक्वन के साथ साथ वह वहाँ से जहाँ से विकसित होना शुरू हुई वहाँ से धीरे धीरे पृथक हो जाएगी। अब पृथक होकर एक अलग प्राणी के रूप में सामान्य जीवन यापन करने लग जाते हैं। ठीक है। और साधारण मुकुलन में एक बड़ बनती है, जैसे ओटिसेला। बहुमुकुलन में अनेक बड़ बनती है, जैसे सक्टोरिया। ठीक है। चौथा है अपना बहुखंडन, मल्टीपल फिशन। ये भी कोई विशेष नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। बहु यानी अधिक, एक से ज़्यादा खंड बनना, दो से ज़्यादा खंड बनना। बहुखंडन अथवा बीजाणु जनन स्पोरुलेशन में केंद्र के विभाजन से तुरंत बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है ना, और केंद्रक का क्या बार बार विभाजन होता रहता है अंदर ही अंदर, जैसे कि प्लाज्मोडियम। तो जनक कोशिका होती है उसका शरीर बहुकेंद्र के बन जाता है, क्योंकि केंद्र का विभाजन अंदर बार बार हो रहा है। इसके बाद कोशिका द्रव्य उतने ही टुकड़ों में बढ़ जाता है जितने उसके अंदर केंद्र के। ठीक है ना। अब जितने उसके अंदर केंद्र के उतना ही कोशिका द्रव्य में बढ़ जाएगा, यानी उसके अंदर, उस जनक कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक वाली अलग अलग कोशिकाएं बन चुकी है। संतति केंद्रक प्राय सीमा पर सज्जित हो जाते हैं और प्रत्येक कोशिका द्रव्य के एक टुकड़े द्वारा घेर लिए जाते हैं। अब इस प्रकार जनक को का शरीर एक साथ ही केंद्रकों की संख्या के बराबर संतति जंतुओं में विभाजित होता है। जनक कोशिका में थोड़ा सा कोशिका द्रव्य शेष रह जाता है जो बाद में नष्ट हो जाता है। इस प्रकार बहुखंडन की क्रिया होती है। अंत में जनक कोशिका किसी कारण से फट जाती है और उसके अंदर जितने भी कोशिकाएं बनी वो सारी अलग अलग रूप से पृथक हो जाती है। ठीक है।
फोरमिनीफेरा, रेडियोलेरा, स्पोरोजोआ तथा कुछ मेस्टिकोफोरा में बहुखंडन पाया जाता है। जीवन वृत्त के विशेष समय अनुसार गठित होने पर इसे भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, है ना। बहुखंडन के अलग अलग नाम निम्न प्रकार है, जैसे साइजोगोनी, ठीक है। अब साइजोगोनी आलैंगिक वृत्त के अंतर्गत होने वाले बहुखंडन को, जो कि प्लाज्मोडियम में होता है, साइजोगोनी कहलाता है। साइजोगोनी के अंतर्गत उत्पन्न जंतुओं को यानी अयुग्मकों को मीरोजोइट कहा जाता है, जो सीधे ही वृद्धि करके वयस्क बन जाता है। मतलब अयुग्मक ही, अगेमेट्स ही वृद्धि करके वयस्क बन जाते हैं, मीरोजोइट, जो कि मीरोजोइट होते हैं। गेमोगोनी, ये लैंगिक वृत्त में होने वाले बहुखंडन को कहते हैं। इसमें जो युग्मक बनते हैं वह गेमोगोनी कहलाते हैं, जैसे मोनोसिस्टस में। स्पोरोगोनी, स्पोर यानी बीज, जाइगोट के बहुखंडन से जब बीजाणु और स्पोरोजोइट बनते हैं तो इसे स्पोरोगोनी कहा जाता है। ये प्लाज्मोडियम में होता है। तो ये थी अलैंगिक जनन की 4 विधियां, है ना। मैंने सारा बताया है, तुम्हें जितना याद हो उतना लिख सकते हो, तब भी एक आंसर तैयार हो जाता है। बाइनरी फिशन, प्लाज्मोटोमी, बडिंग और मल्टीपल फिशन, द्विखंडन, प्लाज्मोटोमी, मुकुलन और बहुविखंडन, है ना। चारों विधियां सरल है। आराम से इनकी परिभाषाएं लिखो, एक दो उदाहरण लिखो और आराम से अपना आंसर तैयार करो। नेक्स्ट है अपना लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, प्रोटोजोआ में लैंगिक जनन की विधियां है वह निम्न है। सिनगेमी, कॉन्जुगेशन, ऑटोगेमी, साइटोगेमी, एंडोमिक्सिस, हेमीमिक्सिस, ये 6 विधियां है बता रखी है। पहली विधि थी अपने पास सिनगेमी, यानी दो लैंगिक कोशिकाओं अथवा गैमेट्स के पूर्ण अथवा स्थायी संलग्न। दो लैंगिक कोशिकाएं, उनका जो गैमेट्स होते हैं उनके पूर्ण या स्थायी संलग्न को हम सिनगेमी कहते हैं, जिससे कि एक जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का केंद्रक सिनकेरियन कहलाता है। संगलित युग्मकों द्वारा प्रदर्शित विभेदों के आधार पर सिनगेमी अनेक प्रकार की है, जैसे होलोगेमी, होलो यानी समान, गेम यानी युग्मक। इसके अंतर्गत दो वयस्क प्रोटोजोआ जंतुक युग्मक न बनाकर स्वयं युग्मकों की भांति संगलित होकर जाइगोट बनाते हैं। दो वयस्क प्रोटोजोआ होते हैं, वह गैमेट्स नहीं बनाएंगे और स्वयं युग्मकों की भांति जुड़ जाएंगे और जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसको यूं भी कह सकते हैं, दो समान प्रकार के गैमेट्स, ठीक है। स्वयं युग्मकों की भांति काम करेंगे जंतु, दो समान प्रकार के जंतु स्वयं युग्मकों की भांति काम करते हुए जाइगोट बनाते हैं। आइसोगेमी, आइसोगेमी जब दो युग्मकों का आकार आइसो यानी भी समान होता है ना। दो युग्मकों का आकार और परिमाण समान हो लेकिन उनके व्यवहार में भिन्नता हो, तब इसे आइसोगेमेट्स और मिलन को आइसोगेमी कहते हैं। मतलब जो गैमेट्स होते हैं उनका आकार और परिमाण समान हो, इससे आइसो, लेकिन उनके व्यवहार में भिन्नता हो। होलोगेमी में इसमें ये अंतर है, होलोगेमी में तो दोनों प्राणी थे वह खुद ही युग्मकों की भांति संगलित होते हैं, युग्मक नहीं बनाते, खुद प्राणी, ठीक है। और वो प्राणी भी समान प्रकार के। यहाँ प्राणी समान हो कि नहीं हो, उसके व्यवहार में भिन्नता हो सकती है, लेकिन उसका आकार और परिमाण समान होता है, जो कि मिलते हैं तो आइसोगेमी कहलाती है। प्रक्रिया आइसोगेमी कहलाती है। इस प्रकार का एल्फिडियम, ग्रिगेराइनिडा, फाइटोमोनिडिडा, क्लेमाइडोमोनास में होता है। थर्ड है एनाइसोगेमी, जब दो युग्मक आकार परिमाण व्यवहार में भी, एनाइसो यानी विषम, ठीक है, तो वह आकार परिमाण व्यवहार में भिन्न है तो वह एनाइसोगेमेट्स कहलाते हैं और इनके मिलने की जो प्रक्रिया वह एनाइसोगेमी कहलाती है, ठीक है। एनाइसोगेमी में दो प्रकार के गैमेट्स होंगे, लघु युग्मक यानी माइक्रोगेमेट्स
और मैक्रोगेमेट्स यानी मैक्रो यानी बड़े, ठीक है, दीर्घ युग्मक। तो माइक्रोगेमेट्स होते हैं वह नर युग्मक कहलाते हैं। ये छोटे होते हैं, गतिशील, सक्रिय और अनेक होते हैं, ठीक है। छोटे होते हैं, गति करते हैं, गतिशील होते हैं, सक्रिय एक्टिव होते हैं। जबकि दीर्घ युग्मक मादा युग्मक या मैक्रोगेमेट्स कहलाते हैं, जो कि अधिक बड़े होते हैं और गति रहित भी होते हैं और निष्क्रिय होते हैं, ठीक है ना। यह जनरली हम इस प्रक्रिया को जानते भी हैं। एनाइजोगमी प्रकार का लैंगिक जनन स्पोरोजोआ यानी प्लाज्मोडियम तथा फाइटोमोनिडिडा यानी ओलवक्स में बहु प्रचलित है। अब ऑटोगेमी, ऑटो यानी स्वयं, एक ही जनक कोशिका से उत्पन्न युग्मकों के संलयन को शोक युग्मन या ऑटोगेमी कहते हैं। यानी एक ही जनक कोशिका से दो युग्मक बने और दोनों जुड़ गए, दोनों में संलयन हो गया, तो इसको कहेंगे ऑटोगेमी। ये इस प्रकार का उदाहरण एक्टिनोप्टिस और एक्टिनोस्पिरियम में पाया जाता है। जनन की नेक्स्ट विधियां हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, धन्यवाद।